हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी फर्स्ट ईयर C1 क्लास की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास है। इसमें अब तक हमने अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल कंसेप्ट समझा था, और अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी होती है, वो पुस्तपालन या बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग के बारे में कल बताया गया था, समझाया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सबने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखें। कोई बात आपको समझ में नहीं आती या प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। तो बुक कीपिंग या पुस्तपालन से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। पुस्तपालन का अर्थ, परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तो जब हम आंसर लिखेंगे, शुरुआत पुस्तपालन का अर्थ जो कल बताया गया था। पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक का मतलब पुस्तक और कीपिंग का मतलब रखना। तो शाब्दिक अर्थ तो पुस्तकों के रखने से है, लेकिन व्यापारी द्वारा, किसी व्यवसायी द्वारा या व्यवसाय में सभी व्यापारिक लेन देनों को कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखना कि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें तथा वर्ष के अंत में व्यापार के लाभ हानि, आर्थिक स्थिति, संपत्तियों, दायित्व आदि की जानकारी प्राप्त की जा सके, उसे हम पुस्तपालन कहते हैं। वैसे जो मैंने पिक भेजा है उसमें इसका डिटेल में है, आप उसमें से भी लिख सकते हैं। फिर एक परिभाषा, पुस्तपालन की परिभाषा छोटी सी है परिभाषा, इसलिए मैंने लिखी है। जो मैंने पिक भेजी है उसमें और भी हैं, आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। पुस्तपालन वाणिज्यिक अथवा वित्तीय लेन देनों को लेखे की पुस्तकों में लिखने की कला है। मैंने बताया था कि हम पुस्तपालन या अकाउंटेंसी में केवल उन व्यवहारों को ही शामिल करते हैं जिनका संबंध मुद्रा से है, मौद्रिक लेन देन है या वित्तीय लेन देन है। तो उन लेन देनों को ही, जो व्यापार से संबंधित वित्तीय लेन देन है, उनको हम डिफरेंट बुक्स में लिखते हैं कुछ नियमों, सिद्धांतों के आधार पर। तो ये इसकी परिभाषा है। फिर पुस्तपालन की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले है मौद्रिक रूप में लिखा। अभी जैसे यहाँ पे भी बताया गया है कि पुस्तपालन के अंतर्गत केवल उन व्यापारिक लेन देनों का, व्यापारिक स्रोतों का लेखा किया जाता है जिनका संबंध मुद्रा से है, जो मौद्रिक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनका लेखा हम पुस्तपालन में नहीं करते। तो मौद्रिक रूप में लेखा किया जाता है। दूसरा है व्यापारिक स्रोतों का लेखा। पुस्तपालन के अंतर्गत हम जितनी बुक्स मेंटेन करते हैं उन सब में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाएगा जो व्यापार से संबंधित हैं, चाहे वो क्रय है, विक्रय है, दुकान का किराया है, कर्मचारियों का वेतन है। अब मान लीजिए जिस व्यापारी की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम अकाउंट या बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं, उसका एक घरेलू नौकर है, घर पे कोई नौकर है, उसे भी वो वेतन देता है, लेकिन उसका लेखा हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ केवल व्यापार से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाएगा। नियमानुसार लेखा। पुस्तपालन में जब हम किसी व्यापारिक लेन देन को लिखते हैं तो उसके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं। वो निश्चित नियम सिद्धांत क्या हैं, वो आगे अगले चैप्टर जो आएंगे उनमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यहाँ पे तो आप केवल इतना ध्यान रखें कि जब हम किसी भी व्यापारिक लेन देन को किसी बुक में लिखेंगे तो उसको लिखने का, एंट्री करने का कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं। जो बच्चे 9th-10th में अकाउंट था, कॉमर्स था, जिनके पास, उन्हें पता है जर्नल एंट्री कैसे होती है। लेकिन जिनको नहीं भी पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बातें आपको शुरू से समझाई जाएंगी। सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। पुस्तपालन की नियमों, सिद्धांतों का प्रयोग सभी व्यापारी करते हैं, कोई थोड़ी मात्रा में, कोई बड़ी मात्रा में, कोई बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन हर व्यक्ति अपने लेन देनों को कहीं ना कहीं लिखता है। तो ये इसका प्रयोग सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। निश्चित भइयों में लेखा करना। पुस्तपालन, बुक कीपिंग के अंतर्गत जब हम व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं तो लेखा करने के लिए कुछ निश्चित बहियाँ हैं। जैसे पहले जर्नल बनेगा, जिसे हम रोजनामचा कहते हैं। फिर खाता बही बनता है, जिसे हम लेजर कहते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, जिसे हम तलपट कहते हैं। तो जो लेखा जिस बुक में होना है वहीं पे किया जाता है।
निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। पुस्त पालन के अंतर्गत जब हम किसी भी व्यापारिक लेन देन का लेखा करते हैं तो उस लेखा करने की कुछ निश्चित नियम, सिद्धांत, प्रणालियां हैं, उन्हीं के आधार पर इनका लेखा किया जाता है। यदि हम भारतीय प्रणाली का प्रयोग करें तो भारतीय प्रणाली के अनुसार लेखा करने की अलग विधियाँ हैं जिसमें भैया मेंटेन की जाती हैं। इंग्लिश या अंग्रेजी प्रणाली जिसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं उसका प्रयोग करें तो उसके अनुसार अलग नियम सिद्धांत हैं। किसी भी प्रणाली का प्रयोग करें उनके नियम सिद्धांत जो हैं उनको अनुसरण करते हुए हम व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं। निश्चित उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुस्त पालन को जो हम प्रयोग में लाते हैं या पुस्त पालन की विधियों का प्रयोग करके हम व्यापारिक लेन देनों को लिखते हैं, उनको लेखा करने के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं वो? व्यापार का लाभ या हानि क्या है, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, व्यापार की क्या संपत्तियां हैं, क्या दायित्व हैं, किन लोगों से पैसा लेना है, किन लोगों का पैसा देना है। इन सब प्रश्न का आंसर पुस्त पालन के द्वारा किए गए लेखों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है। ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, पुस्त पालन के अंतर्गत हमने अभी 2-3 बार इस बात को रिपीट किया है कि पुस्त पालन के अंतर्गत जो हम लेखे करते हैं व्यापारिक लेन देनों के, उनके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं। तो निश्चित नियम सिद्धांत हैं तो इसका मतलब वो विज्ञान है। विज्ञान के भी निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं और उन निश्चित नियमों सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हम व्यापारिक लेन देनों को जब व्यापार की पुस्तकों में लिखते हैं तो अपने आप में एक कला है। किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना कला कहलाता है। मान लीजिए कोई आप काम करते हैं, कोई रंगोली बनाई है, एक ने रफ़ बना दी, एक ने बहुत अच्छे तरीके से सजा के बनाई, तो हम कहते हैं भाई आप तो बड़े कलाकार आदमी हो। तो वो कला का मतलब है किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना। तो उन व्यापारिक लेन देनों को जब हम निश्चित नियमों सिद्धांतों के आधार पर रखते हैं तो वे अर्थपूर्ण हो जाते हैं, उनसे बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए ये कला और विज्ञान दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन, ये आप अपना जो रजिस्टर मेंटेन किया है अपने अकाउंटेंसी का, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको पहले अर्थ, फिर परिभाषा, फिर विशेषताएँ, ये तो हेडिंग है, मैंने समझाया है। इनको आपको हेडिंग वाइज इनके बारे में लिखना भी है। वैसे तो जो पिक मैंने आपको बुक की भेजी है उसमें है, आप लेकिन अपनी समझ से भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।